इस वीडियो में कवर करेंगे 10 और 11 जनवरी के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनेगा। देखो ये क्लास ना, आप ये मत सोचना क्लास बंद हो जाएगा। जिस दिन तक आपका आंसर की नहीं आएगा ना आरआरबी एनटीपीसी का, उस दिन तक प्रॉमिस किए क्लास चलाएंगे, मतलब चलाएंगे। और अच्छे से मेहनत करिए। आपको कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी कंटेंट चाहिए, आप सिर्फ बोलो कि जीतू भैया हमको ये कंटेंट चाहिए, और हर चीज आपको बाबू प्रोवाइड करवा भी रहा हूं मैं आप सभी को। यहां तक बोल दिए कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के बाद कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आए ना, आप मेरे से पूछ सकते हो। जितना करवा रहे हैं उतना आप ईमानदारी से करो। बाकी यूट्यूब में क्या चल रहा है, कौन क्या पढ़ा रहा है, हम ये आज तक सोचे भी नहीं है। आपने देखा होगा इतने एग्जाम निकालने के बाद पहली बार रेलवे के एग्जाम में इस बार बैठा था मैं, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में कितना नंबर आया, आंसर के दिखाया था ना 100 में 97.5 नंबर आया था। जबकि बाबू अभी वो टीचर अगर कोई बैठ जाए ना, उतना नंबर आना मुश्किल है, क्योंकि ना हैबिट नहीं है ना। तो मैं जितना पढ़ा रहा हूं, जितना करवा रहा हूं, अगर आप ईमानदारी से करोगे ना, पूरे भीड़ से अलग हटकर, तो आप ना देखना आपके एग्जाम सेंटर में क्वेश्चन कितना फंसता है। या फिर आप खुद देखना जिस दिन आंसर की आएगा आप कहां पर खड़े हो। लेकिन बात वही है, जितना पढ़ा रहे, जितना करवा रहे ना, ईमानदारी से करना, वरना रिजल्ट होता क्यों नहीं है, कमी खुद के अंदर है। अभी मैंने आपको क्या बोला है, जीके सेक्शन में ना सब कुछ भूलकर सबसे पहले आपको करेंट अफेयर अच्छे से कवर करना है। और करेंट अफेयर में वो क्वेश्चन कवर करना है, आपको पता है एक साल का लास्ट का एक साल करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके कोर्स में ना ये क्वेश्चन भी मैंने ऐड कर दिया है आपके बोलने पर कि भैया 2025 में जितना भी करेंट अफेयर रेलवे के द्वारा पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दीजिए। तो मैंने ये भी ऐड कर दिया है। आप देखोगे ना, सबसे पहले जीके में आपको ये पढ़ना है कि करेंट अफेयर दोस्त बहुत मायने रखता है आपके आने वाले एग्जाम में। 60 to 65% क्वेश्चन जीके का बस ये कवर करेगा करेंट अफेयर, ठीक है। तो सबसे पहले ना आप कोई भी कोर्स खोलोगे ना, जो आप लिए हो, करेंट अफेयर खोलोगे ना, तो उसमें 24 का करेंट अफेयर, 25 का करेंट अफेयर, फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिर देखोगे रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी ऐड कर दिए हैं। आप खोलोगे बिल्कुल फ्री में, आप डाउनलोड कर पहले ये कवर करना। लगभग 2500 क्वेश्चन है, एक दिन में नहीं पढ़ना है। आप टारगेट बना लेना कि हम डेली ना 50 क्वेश्चन करेंगे, मतलब 50 क्वेश्चन रोज भी करते हो ना, तो महीना में 1500 हो जाएगा दोस्त, आराम से कवर कर सकते हैं। साथ में पॉलिटी को पकड़ लीजिएगा, सब समझाया गया है। और जिनके पास ये नहीं है, देखो आपको नेट पर बहुत जगह मिल जाएगा। जिनके पास नहीं है उनके जरूरी नहीं है कि आपको एनटीपीसी ग्रुप डी का कोर्स नहीं ले सकते, आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप करेंट अफेयर का बस कोर्स चाहिए भैया, जैसे कमेंट्स आ रहा था, तो करेंट अफेयर कोर्स भी लॉन्च कर दिए। आप जाकर देखोगे ना, तो करेंट अफेयर बूस्टर नाम से वहां पर कोर्स होगा, सक्सेस की 98 ऑफिशियल एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। बाकी अगर आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ब्रह्मास्त्र कोर्स ही लीजिएगा, जो ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में 100% लिख कर ले लो, बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो ऐसे पढ़ो ना कि जो एग्जाम में बाबू एकदम बने। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है हमारे सामने ना, मोदी जी ने किस जगह पर द लाइट एंड लोटस रेलिकस ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। अब ये क्वेश्चन पढ़ लिए कि भैया ये सम्मेलन हुआ है कहां पर, तो मैंने बता दिया राय पिथौरा कल्चर कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में हुआ है। अब ये क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में ना बने, कोई ना कोई शिफ्ट में बाबू बनेगा, लिख कर ले लो, अभी वीडियो रिकॉर्ड काट लो कहीं पर भी। अब इस क्वेश्चन को ना अगर चाहे एग्जामिनर ना, तो स्टेटमेंट बनाकर पूछ सकता है, कथन बनाकर। आप बोलेंगे भैया ये तो करवाए नहीं, सब क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्त। पहला बात याद रखना, द लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन, ये प्रदर्शनी का जो उद्घाटन किया गया है मोदी जी के द्वारा किया गया है, और दिल्ली के राय पिथौरा कल्चर कॉम्प्लेक्स में किया गया है। अब इस प्रदर्शनी पता है सबसे मेन मुद्दा क्या है, अब ये याद रखना है। सबसे मेन मुद्दा बाबू इसका ये वाला है, ये वाला। अब स्टेटमेंट के तौर पर आपको क्या पूछ सकता है,
जितना मैंने लाल से लिखा है ना, बस आपको उतना याद रखना है। देखो, पिपरवाहा रत्न अवशेष जितने भी हैं इस प्रदर्शनी में रखा गया है। अब ये क्या है भैया, ये कैसे अवशेष है भैया, समझाते हैं। यह ना, इसमें क्रिस्टल की पेंटिया, उसके बाद सोने के गहने, रतन, मोती, गार्नेट, नीलम और बलुआ पत्थर का एक संदूक है। ठीक है, ये क्या है समझ गए ना, एक संदूक है। ठीक है, जो क्रिस्टल की पेंटिया, सोने के गहने, रतन, मोती, गार्नेट, नीलम और बलुआ पत्थर का संदूक है। जो संदूक है ना, उस पर भी एक लिपि से कुछ लिखा गया है। ठीक है, कुछ लिखा गया, कुछ शिलालेख। वो जो लिपि, किस लिपि में लिखा गया है बाबू, तो ये याद रखना है आप सभी को, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसकी खोज ना 1898 में ब्रिटिश इंजीनियर विलियम क्लैक्सटन पेपे के द्वारा किया गया था। दूसरा पॉइंट, ठीक है, इसका, इस संदूक का खोज किया गया था। तीसरा पॉइंट, यह उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में स्थित पिपरवाहा स्तूप, जो प्राचीन कपिल वस्तु के पास मिला था। इसका धार्मिक महत्व क्या है दोस्त, बौद्ध धर्म के अनुयायी के लिए यह अत्यंत पूजनीय है और इन्हें बौद्ध की उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है, इस संदूक को। ठीक है, इस जो संदूक था ना बाबू, ये हांगकांग में था और वहां पर नीलामी वगैरह हो रहा था, लेकिन भारत सरकार इसको रोक कर रखी थी कि नीलामी मत करिए। और 127 साल के बाद इस संदूक को भारत लाया गया है। किसकी सहायता से, तो भारत सरकार और गोदरेज समूह की मदद से इन अवशेषों को भारत वापस लाया गया है और अब ये राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में प्रदर्शित किया जाएगा। ये पॉइंट इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है। बहुत लोगों को बोर लग रहा होगा, भैया क्या पढ़ा रहे हैं, इतना डीपली कौन पूछता है। मैं बोल रहा हूं ना, भीड़ से अलग पहचान बनाकर चलोगे तब रिजल्ट निकलेगा। मौज मस्ती के लिए पढ़ रहे हैं, बस पढ़े जा रहे हैं, फिर तो बात अलग है बाबू। 1 साल क्या 5 साल काटो, फिर किसी का क्या जाता है, समझ रहे हैं ना। ईमानदारी से पढ़ो, सिलेक्शन एक बार लेना अच्छे से पढ़कर भैया। भारतीय सेना ने कनेक्टिविटी निर्णय लेने और युद्ध प्रभावशाली को बढ़ावा देने के लिए, प्रभावशीलता को बढ़ावा देने के लिए 2026 को किस विशेष वर्ष के रूप में घोषित किया है। यानी जो भारत इंडियन आर्मी है 2026 के साल को किस रूप में मनाएगी, क्या नाम दिया गया है, तो वो बोला गया है नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष। ये घोषित किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा 2026 का साल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारतीय सेना ने रेडियो संगम सामुदायिक रेडियो स्टेशन कहां शुरू किया है, तो यह शुरू किया है जम्मू कश्मीर के राजौरी में। जो वहां पर एलओसी है, जो सीमा है ना बाबू, वहां पर सीमा पार से ना बहुत सारे उल्टा फुल्टा खबर फैलाया जाता है यहां के जम्मू कश्मीर के नागरिकों के बीच में। इनको फोड़ा जाता है जो सीमा पार के जो दुश्मन देश है उनके द्वारा। तो उन सब के जागरूकता फैलाने के लिए वहां के नागरिकों के बीच में ना इंडियन आर्मी के द्वारा रेडियो संगम, एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन चालू किया गया है राजौरी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है दोस्त, इटली के कॉस्मो स्काई मेड सेकेंड जनरेशन सैटेलाइट को किस कंपनी ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। सबसे पहले याद रखना, इटली का बाबू ये सैटेलाइट है जिसका नाम है कॉस्मो आपका स्काई मेड। ठीक है, ये सेकेंड जनरेशन का है, इसको लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स की रॉकेट। इसका रॉकेट क्या है, फाल्कन 9 के द्वारा। फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया इस सैटेलाइट को अमेरिका के कैलिफोर्निया से। कहां से दोस्त, तो अमेरिका के स्पेस फोर्स थी इटली कॉस्मस इटली, कैलिफोर्निया मेंशन नहीं है ना, कोई बात नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूं। अमेरिका का कैलिफोर्निया से ये लॉन्च किया गया सैटेलाइट जो इटली का है, जिसका नाम क्या है, कॉस्मो स्काई मेड, जो सेकेंड जनरेशन का सैटेलाइट है जिसको स्पेस एक्स की रॉकेट फाल्कन 9 के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, गणतंत्र दिवस समारोह पर मुख्य अतिथि कौन होगा इस बार, और यह क्वेश्चन ना बने हो ही नहीं सकता। यूरोपियन संघ के जो नेता है उनको इनवाइट किया गया, उनका नाम क्या है, तो उर्सुला वन डेर लेन और एंटोनियो कोस्टा।
ऑप्शन नंबर हमारा ये। तो ये होंगे बाबू हमारे इस बार के मुख्य अतिथि। अगले क्वेश्चन हमारे सामने, किस भारतीय राज्य ने पहली बार दुर्लभ चंदन तेंदुओं को देखे जाने वाली घटना को डॉक्यूमेंट किया है? एक ना तेंदुआ देख रहे हो, ये पूरा लाल टाइप का है तेंदुआ। इसको पता है क्या बोला जा रहा है? चंदन तेंदुआ, जो कि कर्नाटक में पाया जाता है। अब ऐसे तेंदुआ को देखा गया है कहां पर, किस राज्य में? कर्नाटक में। अब एग्जाम में पता है क्या पूछेगा, क्या पूछ सकता है क्वेश्चन को यही डीपली जाने के लिए आपसे पूछ सकता है, इस चंदन तेंदुआ को किसके द्वारा खोजबीन किया गया, डिस्कवरी कौन किया? तो याद रखना, इस खोज को वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट संजय गुब्बी और हेल्मे मथी नेचर फाउंडेशन के द्वारा डॉक्यूमेंट किया गया है। दो का नाम याद रखना, बायोलॉजिस्ट संजय गुब्बी और क्या नाम है, होलमैथी नेचर फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, कर्नाटक में पाया गया है। तो कर्नाटक या भारत के किसी भी राज्य के बारे में अगर आपसे कुछ भी पूछ दे तो आंसर मुंह के ऊपर होना चाहिए। अगर मैं बोलूं कर्नाटक में कितना लोकसभा सीट है तो आप बोलेंगे 28, राज्यसभा सीट कितना है 12, विधानसभा सीट कितना है 224। ऐसे बाबू आपको मुंह पर रखना पड़ेगा। देखो यहां पर लोकसभा सीट कितना कर्नाटक में 28, 12, 224। बीभू बाकरू यहां के मुख्य न्यायाधीश है, थावर चंद गहलोत राज्यपाल है, सिद्धारमैया मुख्यमंत्री है। 21 जिला पड़ता है। 1 नवंबर 1956 को मनाते स्थापना दिवस कर्नाटका का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देखो दूसरा खेलो इंडिया बीच गेम एग्जाम में पूछेगा। अच्छा एक क्वेश्चन डेली पूछता हूं ना, कोई मेरा भाई कमेंट्स अगर ये बता सकता है कि पहला खेलो इंडिया बीच गेम कहां पर आयोजित किया गया था? ये तो दूसरा है जिसका उद्घाटन जो है ना दमन एंड दीव है ना, दीव के घोघला बीच पर किया गया। पहला कहां पर हुआ था कमेंट्स करना है। जिसका आयोजन दादर और नागर हवेली और दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खेलो इंडिया बीच गेम में मेडल इवेंट नहीं है? देखो इस बीच गेम में ना जिसका दूसरा संस्करण है, इसमें टोटल 8 गेम है। ठीक है, इसमें टोटल ना 8 खेल है, जिसमें ना 8 में से ना 6 खेल ऐसे हैं जो मेडल के लिए खेला जाता है। आपको बताना है कि इन 5 ऑप्शन में से एक खेल का नाम बताना है जो मेडल के लिए नहीं खेला जाता। तो बता दिए आपको टोटल 8 गेम है, 8 में 6 गेम जो होता है वो मेडल के लिए। आपको बताना एक कौन सा नहीं जो पदक के लिए नहीं होता है, तो वो है आपका मलखंब, ऑप्शन नंबर हमारा डी। बाकी ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये चारों गेम क्या होता है दोस्त? तो ये चारों के चारों गेम पदक के लिए खेले जाते हैं। अब यहां पर देखना आप सभी, देखो 21 से ज्यादा एथलीट्स 8 बीच स्पोर्ट्स गेम में हिस्सा ले रहे हैं। मैंने आपको बताया ना टोटल 8 गेम है, जिसमें बीच सॉकर, बीच वॉलीबॉल, बीच कबड्डी 3, बीच सेपक टकरा, पेनक सिलाट और ओपन वाटर स्विमिंग। यानी कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 जो है ना वो पदक के लिए खेले जाते हैं। और साथ ही साथ मलखंब और टंग ऑफ वार, ये 2 गेम ऐसा है ना दोस्त जो क्या होता है, जो आप सभी का मेडल के लिए नहीं खेला जाता। टोटल गेम कितना है? 8। और याद रखना दूसरा खेलो इंडिया बीच गेम का शुभंकर मैस्कोट का नाम क्या है? पल्स डॉल्फिन, ये याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है यहां पर बोला है खुतबात ए मोदी लाल किला की। अच्छा विश्वास नहीं हो रहा, मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन को। फसील से एक पुस्तक का विमोचन किया गया, किसके द्वारा? अच्छा ये किताब है, इस किताब का ना विमोचन किया गया है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। जो मोदी जी 11 साल से लाल किला पर लंबा 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 भाषण दे रहे हैं ना, उन सबका विमोचन किया गया इस किताब में। और ये एग्जाम में पता है पूछ देगा ये किताब को किस भाषा में लिखा गया है, तो बाबू नाम ही पढ़ लेना अच्छे से, उर्दू में इसका विमोचन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है। देखो रिलायंस कंपनी का एक वाटर बॉटल आया है जिसको बोला जा रहा है आप सभी का सियोर कैंपा सियोर। ठीक है, आपको बताना है
इस वाटर बोतल का प्रसार प्रचार करने के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? देखो, रिलायंस के पैकेज वाटर ब्रांड कैंपा प्योर का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। अमिताभ बच्चन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर कैंपस ने पोस्ट ग्रेजुएट इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। हालांकि ना इकोनॉमिक्स में आपसे ये पूछ सकता है पीजीआईपी यानी पोस्ट ग्रेजुएट इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम। अच्छा ये होता क्या समझा रहे हैं, ठीक है ना। पहले समझो कि वेबसाइट लॉन्च की गई है, निम्नलिखित में से किसने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर अध्यक्षता करते हुए इस वेबसाइट को लॉन्च किया है? तो रवि मित्तल के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर सी। देखो आप पहले समझो, जितने भी दोस्त देख रहे हैं, जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं, देखो आप पढ़ रहे हैं ना पोस्ट ग्रेजुएट इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम। अच्छा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट कोड BIC जिसको बोलते हैं, 2016 के तहत ये इसका उद्घाटन किया गया था, लॉन्च किया गया था उस समय, ये प्रोग्राम टाइप पर। इस प्रोग्राम में ना अगर आप शिक्षा करोगे, मानिए अगर आप ये चाहते कोर्स करना ना, अगर मान लो थोड़ा टाइम देना, क्योंकि बाबू बहुत लोगों को ये क्वेश्चन नहीं पता है, गारंटी बोल रहा हूं, जो रेलवे और SSC की तैयारी कर रहे हैं, गारंटी बोल रहा हूं, लोग बस ऊपर ऊपर पढ़ा रहे हैं, बहुत लोगों को पता ही नहीं है ये होता क्या है। थोड़ा टाइम देना। देखो एक PGIP प्रोग्राम ना आप बोल सकते हो कि ना बहुत महंगा प्रोग्राम है, पता है, लगभग अनुमान लगाओ तो 34 से 35 लाख रुपए ना खर्च होते हैं इस कोर्स को पूरा करने के लिए। ये कोर्स क्या होता है भैया? देखो सिंपल तौर पर अगर आपको समझाऊं नॉर्मल भाषा में ना, मान लो आप कोई बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस किए दोस्त, तो मान लो आपने बैंक से या कहीं से कुछ लोन ले लिया, तो जब बैंक आपको लोन देगी तो आपका शकल देख को तो नहीं देगी, आप कुछ सामान रखोगे, कुछ एसेट्स रखोगे ना। मान लो आपने कुछ बैंक में एसेट्स रखा, ठीक है, अब आपने लोन तो उठा लिया उधार पर। लोन लेने के बाद क्या हुआ, अब जो बिजनेस कर रहे हैं, अब वो बिजनेस फायदा में नहीं जा रहा है, नुकसान पे नुकसान हो रहा है। अब एक समय ऐसा आएगा ना, जो आपका लायबिलिटी है, जो आपका कर्ज है, वो जो आप सामान गिरवी रखे हो, उससे अधिक आपका क्या हो गया दोस्त, कर्ज हो गया। समझ रहे हो? जो आप गिरवी रखे थे एसेट्स, उससे ज्यादा कर्ज क्या हो गया, आपका लायबिलिटी हो गया। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आप क्या हो जाओगे, इंसॉल्वेंसी घोषित हो जाओगे। ठीक है, अब क्या होगा, जब ना बैंक या RBI या कोई संस्था जब ये वेरीफाई कर देगी, जब ये एकदम क्लियर कर देगी कि ये आदमी का जो एसेट्स है ना, इसका लायबिलिटी सच में बढ़ गया है, एकदम वेरीफाइड कर देगी, तो आप क्या हो जाओगे, आप हो जाओगे बैंकरप्ट। अब क्या हो जाओगे दोस्त, आप बैंकरप्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये समझो, तो ये कोर्स आया। अब ये कोर्स आया ना, तो ये कोर्स जो भी करता है, जितने भी आदमी करते हैं पैसा देकर, ऐसा नहीं कि भैया 35 लाख दे रहा कमाएगा क्या। अब ये कोर्स देने के बाद, करने के बाद वो एक प्रोफेशनल बन गया। अब वो ना किसी कंपनी में काम कर सकता है, जो भी कंपनी डूब रही है उस कंपनी को सलाह देगा, उस कंपनी को चला सकता है, उस कंपनी को बैंकरप्ट, उस कंपनी को डूबने से निकाल सकता है। इसके लिए बड़ी बड़ी पैकेज दी जाती है, या बैंक के बिहाफ में, बैंक की तरफ से जो भी पैसा बैंक दिया है बिजनेस को, उसको रिकवर करने में काम कर सकता है। इसके लिए बहुत पैसा मिलता है दोस्त। ठीक है, ये कोर्स महंगा तो है, लेकिन इस जो भी कोर्स पूरा करता है उसका इज्जत भी बहुत है। आजकल बहुत कम, आज हम लोग क्या सुनते हैं, बीटेक, डॉक्टर, यही सुन रहे हैं ना। इस कोर्स के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। तो इसके लिए ना एक नया वेबसाइट बनाया गया है। ठीक है, इस वेबसाइट की लॉन्च कौन किया बाबू, तो रवि मित्तल के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। डिटेल में पढ़ाएंगे ना तो कम से कम आप मान लो 1 घंटा का बस क्लास हो जाएगा इसके ऊपर। हालांकि मैंने बैंकिंग के टर्म में बहुत सारे क्लास दे रखे हैं, आप यूट्यूब में सर्च मारोगे ना, बैंकिंग अवेयरनेस बाय सक्सेस की 98, आपको बहुत सारे क्लास मिल जाएंगे जो डेप्थ में मैंने पढ़ाया है। आप पढ़ते हो रिपो रेट, रिजर्व रिपो रेट, कैश रिजर्व रिपो रेट, MSF क्या होता है, बहुत लोगों को नहीं पता है। आप जाकर वीडियो देखना, आप देखोगे ना, आप बोलोगे भैया जो आज तक समझ नहीं पाए ना भैया, कसम से भैया एक एक चीज पानी की तरह क्लियर हो गया। आज क्लास लंबा हो रहा है, मैं नहीं देख रहा हूं, बस पढ़ा रहा हूं दिल से। ठीक है, जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए। देखो भारत सरकार ने ना
जितने भी चीन के व्यापारी हैं उनके लिए एक नया वीजा लॉन्च किया है। वीजा मतलब भैया, अरे कोई बाहर से ना, कोई बाहर का नागरिक अगर भारत में आकर रहना चाहे तो उसको पहले क्या चाहिए? वीजा चाहिए। ठीक है, तो चीन के जितने व्यापारी हैं जो चाहते हैं कि भारत में बिजनेस करे, निवेश करे, उनके लिए भारत सरकार ने वीजा निकाला है। उस वीजा का नाम दिया गया है, वीजा का नाम याद रखना, EB4 वीजा। ये याद रखना है दोस्त। ये ना, अगर मान लो कोई भी चीन का व्यापारी है जो भारत में व्यापार करना चाहता है, तो व्यापार तो मुंह उठाकर करेगा नहीं, पहले भारत आएगा, वहां के एनवायरमेंट, इंडस्ट्री, फैसिलिटी, ये सब कुछ समझेगा, पहले आकर उसको भारत में रहना पड़ेगा। तो इस वीजा के तहत ना 6 महीना तक का परमिशन होगा ये वीजा लेने के बाद कि वो भारत में रह सकता है। इसका मेन मकसद क्या है? और ये व्यापारियों के लिए ही मेन लॉन्च किया गया है। इसका मेन मकसद है टू फैसिलिटेट स्पेसिफाइड इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कॉमर्शियल एक्टिविटी। अच्छा, मतलब जितने भी लोग इंडस्ट्री से जुड़े हैं या फिर उद्योग से बोल सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग से बोल सकते हो, उन सब के जो भी बिजनेस में जुड़े हैं इस सब सेक्टर से, इन सेक्टर को बढ़ावा देना, तेज करना हमारे भारत में इन सब बिजनेस को, ये मेन मकसद है। ठीक है, ताकि हमारा देश भी आगे बढ़ पाए इन सब सेक्टर में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के अनुसार वित्त वर्ष 26-27 में भारत की जीडीपी कितनी प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है दोस्त? तो 6.9%, ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, मैं देखता हूं कभी कभी ना, देखो जो बैंकिंग के स्टूडेंट नहीं है, ठीक है, हालांकि जो टीवी देखते हैं, व्हाट्सएप पे न्यूज वगैरह पढ़ते हैं, जो रेलवे के छात्र हैं, ये नहीं बोलते रेलवे छात्र सभी कमजोर हैं, लेकिन बहुत लोग हैं। सच्चाई जो है वो अपनाना पड़ेगा। लोग बोलते हैं ना, भारत की इकोनॉमिक ना आज की डेट में 3 ट्रिलियन हो गया, भारत तीसरा अर्थव्यवस्था बन गया, चौथा बन गया, सॉरी। ठीक है, आप बोलते हो भैया भारत ना चौथा बन गया, अमेरिका, चाइना, जर्मनी के बाद भारत चौथा बन गया। आपको पहले यह समझना पड़ेगा दोस्त, मान लो अगर आपके घर में 10 लोग हैं, ठीक है, 10 लोग हैं और हर लोग 5-5 हजार रुपए कमा रहा है, तो उस घर का पैसा कितना हो गया बाबू? उस घर में पैसा कितना आ गया? उस घर में पैसा आ गया आपका 50,000 रुपए। अब कोई घर है जहां पर मात्र 2 लोग कमा रहे हैं और ये 25 कमा रहा है, ये 25 कमा रहा है, तो कितना हो गया? 50,000। तो सही मायने में देश कौन सा अच्छा है? मान लो दोनों देश 50,000 कमा रहा है, लेकिन भारत की आबादी तो बहुत ज्यादा है ना, तो जाहिर सी बात है जिस देश का आबादी ज्यादा होगा वहां पर पैसा ज्यादा होगा। लेकिन देखो हम लोगों से अमेरिका कितना ज्यादा है, जहां की आबादी कुछ नहीं है, वहां का इकोनॉमी कितना है? हमारा तो बाबू 3 ट्रिलियन, वहां का 30 ट्रिलियन, बाप 10 गुना ज्यादा है। चाइना का आबादी देखो, हमारे लमसम है, वहां का कितना है? 19 ट्रिलियन, बाप रे बाप, हम लोगों से 6 गुना ज्यादा है। बाबू अगर आपको देश का विकास देखना है तो ट्रिलियन मत देखिए। अगर कभी जाते होंगे ना समाज में, तो लोग बोलते होंगे आपको कि भारत 4 ट्रिलियन बन गया, ये हो गया, तो आप बोलना ना, कभी नाम सुने हो पर कैपिटा इनकम का? ये बताओ, पहले पूछना उनसे, वो नहीं बता पाएगा, गारंटी बोल रहा हूं। लेकिन उनको ये जरूर पता होगा कि भारत चौथी अर्थव्यवस्था बन गया। आज से 10 साल पहले हर आदमी का खर्च कितना था, उसका पास बचत कितना हो रहा था, आज देख लो आज कितना हो रहा है। इंडिया को कंपेयर कर लो ना। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखो, पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड की पहली बैठक मुंबई में हुई है। पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड की पहली मीटिंग की अध्यक्षता किसने की है? तो आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा के द्वारा की गई है। अच्छा, पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड बाबू क्या होता है? जितने भी डिजिटल लेन देन है, अवैध लेन देन है, उन सब लेन देन को नियंत्रित करता है कौन? तो पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड। इसको लेकर बैठक जो है मुंबई में हुई है, जिसका चेयरमैनशिप कौन किए हैं? तो आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के द्वारा किया गया। ठीक है मेरा भाई, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? इस हम क्वेश्चन रेडी नहीं किए, यहीं पर डाल दिए, वाह। अब ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 नंबर। इतना क्वेश्चन हम बस फाकी मारे हैं। आज क्लास तो बाबू बहुत लंबा हो रहा है, लग रहा लाइव पढ़ा रहे हैं, बट लाइव है नहीं। चलो
अगला क्वेश्चन बोला है, हाल ही में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ने अपना यानी ओएनजीसी ने अपना पहला फुल स्केल कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज पायलट प्रोजेक्ट के तहत गुजरात के गंधार ऑयल फील्ड में ना खाली हो चुके कुओं में पकड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने की घोषणा की है। ठीक है, CO2 बाबू तो खराब है ना, उसको स्टोर करने की घोषणा किया गया है। जितना भी आप सभी का गंधार ऑन फील्ड में ऑयल फील्ड में जितना भी कुआं है उसमें जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड जमा हुआ है उसको स्टोर करने का योजना बता रहा है। ठीक है, गंधार ऑयल फील्ड निम्नलिखित में से किस बेसिन में स्थित है बाबू? तो गुजरात के कैम्बी बेसिन में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारत के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने निम्नलिखित में से किस राज्य के रंगारेड्डी जिला में किया है? अच्छा, एक क्वेश्चन ये बोल रहा है ना, सबसे पहले समझो रेनबो ट्राउट क्या होता है बाबू ना, ये एक मछली है। देखोगे ना आपको दिख रहा होगा, नीला मछली है, पिंक टाइप पर, थोड़ा थोड़ा गुलाबी मछली है। ये अक्सर ना ठंडे जगह पर ये मछली मिलती है, उत्तर भारत में ऊपर में चल जाओ वहां बहुत मिलेगी मछली। लेकिन ये खबर पता क्यों है? भारत का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म का उद्घाटन ना ये तेलंगाना में किया गया, जहां पर गर्म पड़ता है, इसलिए बहुत चर्चा में ये क्वेश्चन है। और मत्स्य पालन जो मंत्रालय के मंत्री है संजय राजीव रंजन सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और इस फॉर्म में ना 50 करोड़ रुपए खर्च किए गए और ऐसा बोला जा रहा है एक साल में 1200 टन मछली का उत्पादन होगा। ठीक है, कहां पर? तेलंगाना में। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, भारत के चुनाव आयोग ने इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट की तैयारी के लिए नई दिल्ली में मुख्य चुनाव अधिकारी का एक सम्मेलन आयोजित किया गया है। ठीक है, आपको बताना है इसका विषय क्या था। विषय यही दिया गया है, डेमोक्रेसी फॉर एन इंक्लूसिव पीसफुल रेसिलेंट एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। ठीक है, एक समावेशी शांतिपूर्ण लचीले और टिकाऊ दुनिया की लोकतंत्र। हमारी माता बहनों को वोट देना चाहिए क्या ना? डायलॉग क्या था उनका? हमारी माता बहनों की फोटो सार्वजनिक करनी चाहिए क्या? अच्छा, टेक्सटाइल सेक्टर में केंद्र राज्य को मजबूत करने और विकास, इनोवेशन और विरासत को बढ़ावा देने के मकसद से नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस 2026 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो यह किया गया गुवाहाटी, असम में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यह था आपका करेंट अफेयर। कब का? तो 10 और 11 जनवरी का। अच्छा, इस क्लास को आज करने में मुझे जहां तक लग रहा है बहुत टाइम लगा होगा। एक बार चेक करते हैं, 28 मिनट का क्लास है, बहुत कम लोग देखेगा पूरा ये क्लास। जो ये बात बोल भी रहा हूं ना, बहुत कम लोग देखेंगे, 95% लोग तो देखेंगे ही नहीं, वो भी यूट्यूब के ऊपर। असंभव, इम्पॉसिबल, लोग देखते नहीं है, पढ़ते ध्यान से नहीं है, सीरियस नहीं पढ़ते हैं, और फिर बोलते मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। अरे रिजल्ट तो किसी का बाप का औकात नहीं है कि आपका रिजल्ट रोक देगा, अगर एक बार आप ईमानदारी से पढ़ दो तो। किसी का बाप का औकात नहीं है, ईमानदार बनिए, रिजल्ट बहुत बड़ा चीज नहीं है, हम दिलवा देंगे आपको रिजल्ट। सभी को गुड नाइट, अपना ख्याल रखना, माँ पापा का ख्याल रखिए, देश का ख्याल रखना। जय हिंद।